Students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering your chapter that is elasticity of demand. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड को कवर अप किया, जहाँ पे हमने डिमांड के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया है। नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे चेकआउट कर लेना। आज हम डिमांड के नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिक देखिए आपने, बहुत सारी चीज़ों में क्या होती है, इलास्टिक होती है। जैसे उन्हें खींचो तो वो क्या है, खींच जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है ना, उनको आप कितना भी खींचो, जैसे ये पेन है, वो नहीं खींचेंगे, है ना। सो मतलब क्या है कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो कितना फोर्स लगते ही स्ट्रेच हो रहे हैं, वो होती है उनकी इलास्टिसिटी। वैसे ही ये डिमांड की इलास्टिसिटी मतलब क्या है, डिमांड की इलास्टिसिटी का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं क्या उनकी डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब तुम ये बताओ, हम डिमांड का रिलेशन मोस्टली किसके साथ देखते हैं, प्राइस के साथ देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में तुमने क्या पढ़ा था कि डिमांड का क्या रिलेशन है प्राइस के साथ। हमें पता है डिमांड का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है ना। बट लॉ ऑफ डिमांड में एक एक्सेप्शन थी, याद है कि नहीं याद है, कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि कितना अमाउंट से प्राइस बढ़ने पे, कितने परसेंट से प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड गिर रही है। वो हमें आइडिया नहीं मिलता था, हमें सिर्फ डायरेक्शन का आइडिया मिलता था। यही चीज को पूरा करता है तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हें बेसिकली बताएगा कि प्राइस के बदलने की वजह से तुम्हारी डिमांड कितनी बदल रही है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्या वो फ्लेक्सिबल है इलास्टिक की तरह कि प्राइस के बदलने से डिमांड भी बहुत ज्यादा बदल रही है, या वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो इनइलास्टिक है। मतलब प्राइस चाहे जितना भी बदले, डिमांड वहीं की वहीं टिकी हुई है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आज हम देखने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। ये रिफर करता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जो तुम्हारी डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्स कर रही है, उसकी डिग्री क्या है। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब जो कमोडिटी की प्राइस में बदलाव आता है तो उस प्राइस के चेंज होने की वजह से कितनी डिग्री से, कितनी ज्यादा तेजी से या धीरे से तुम्हारी डिमांड रिस्पॉन्स कर रही है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर क्या रखेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजें जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस का कनेक्शन जोड़ रहे हैं डिमांड के साथ, कि प्राइस के बदलने से डिमांड कितनी रिस्पॉन्स कर रही है, वो होती है मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल वर्ड, इट टेल अस हाउ मच डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंज व्हेन इट्स प्राइस चेंज। जब प्राइस बदलता है तो डिमांड कितना बदलती है, ये तुम्हें सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। जैसे प्राइस 10% से बढ़ गया तो हम बोलें कि डिमांड 50% से क्या है, गिर गई। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि डिमांड, प्राइस तो कम परसेंट से बदला लेकिन डिमांड ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर दिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो व्हाट डज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है कि चेंज में, डिमांड में चेंज कितना एक्सटेंड कर रहा है, वो डिग्री क्या है उसके रिस्पॉन्स करने की। रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर टू चेंज इन प्राइस, अब प्राइस बदल रहा है तो कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, डिमांड कितनी तेजी से बदल रहे हैं। क्या प्राइस के चेंज होने, प्राइस के गिरने से डिमांड के बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, या उतनी ही है। जैसे बहुत सारे केसेस में तुम देखते होगे, जैसे कि सॉल्ट का केस ले लो, नेसेसिटी के गुड्स, जो तो चाहिए चाहिए, दवा हो गई कोई, इसमें चाहे जितना भी दाम बढ़े, भाई लाइफ सर्वाइविंग ड्रग्स है, तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो उसका कितना भी रेट बढ़ जाए, जैसे कोविड के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर के कितने भी रेट बढ़ गए, लोग ले ही रहे थे, वो डिमांड तब भी थी। तो इसका मतलब डिमांड प्राइस के बदलने से नहीं बदल रही है, तो उसमें कोई लचीलापन, इलास्टिसिटी नहीं थी। तो हम यहाँ पे यही पढ़ते कितना रिस्पॉन्स कर रही है। इफ कंज्यूमर रिएक्ट स्ट्रांगली टू अ चेंज इन प्राइस, डिमांड इज इलास्टिक। अगर प्राइस के बदलने से कंज्यूमर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, प्राइस बढ़ गया तो बहुत जल्दी डिमांड गिरा दी, प्राइस गिर गया तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा दी, तो उसका मतलब डिमांड इलास्टिक है, डिमांड रिएक्शन कर रही है प्राइस के बदलने से। और अगर कंज्यूमर नहीं रिएक्ट करते हैं प्राइस के चेंज होने से, तो उसका मतलब डिमांड इनइलास्टिक है, कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है प्राइस के बदलने से डिमांड पे।
सपोज करो मिल्क का प्राइस 15% से इंक्रीज होता है और उसकी डिमांड 30% से फॉल होती है, तो तुम बताओ क्या डिमांड इलास्टिक है, क्या रिएक्शन शो कर रही है प्राइस के गिरने पे? तो तुमने देखा हाँ, प्राइस जैसे ही 15% से बढ़ा, डिमांड उसके दुगना क्या है परसेंटेज से नीचे गिर गई, 30% से गिर गई। तो मतलब डिमांड बहुत ज्यादा रिएक्शन शो कर रही है प्राइस के बढ़ने की वजह से। सपोज मान लो व्हीट है, उसका प्राइस भी 15% से बढ़ा लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ 5% से गिरी, तो क्या ज्यादा रिएक्शन शो कर रही है? नहीं, डिमांड प्राइस तो 15% से बढ़ गया लेकिन डिमांड सिर्फ 5% से गिरी, ज्यादा नहीं गिरी कि दुगना गिरी हो ऐसा गिरा, कुछ भी नहीं, 5% से। तो मतलब यहाँ पे डिमांड क्या है, ज्यादा मतलब रिएक्शन नहीं शो कर रही है, तो कम इलास्टिक है। ठीक है, बहुत ही लेस इलास्टिसिटी तुम्हें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आता है ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया? तो ये आपको दिया है आपके एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल के थ्रू ये प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया गया। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कितना परसेंटेज आने की वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज से चेंज आ रहा है, वही हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। और जो भी हम चेंज है वो परसेंटेज के फॉर्म में शो करते हैं, मतलब सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस नहीं लिखना है, परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है दोनों में वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। व्हाई डू वी यूज परसेंटेज इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चेंज? हम परसेंटेज चेंज क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअल चेंज क्यों नहीं बोले कि एक्चुअल चेंज इन डिमांड, एक्चुअल चेंज इन प्राइस, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो हर चीजों की जो क्वांटिटी है ना, यूनिट है बेसिकली, वो अलग होती है, इसीलिए हम परसेंटेज मेथड यूज करते हैं। अलग अलग गुड्स को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है, जैसे केजी, लीटर, नंबर एक्सेट्रा। परसेंटेज से क्या होता है, सारी कमोडिटी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। मान लो राइस को हम मेजर कर रहे हैं केजी में, मिल्क को मेजर कर रहे हैं लीटर में। अगर हमें कंपेयर करना है कि दोनों की डिमांड कितनी इलास्टिक है तो हमें कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट तो अलग अलग है। इसीलिए हम दोनों को जब भी कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम बता पाएंगे इसकी डिमांड जो है वो इतनी इलास्टिक है और इसकी इतनी % से इलास्टिसिटी शो कर रही है। तो इसीलिए कॉमन हमें अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए हम परसेंटेज को यूज करते हैं। एक्चुअल चेंज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, परसेंटेज से कंपेरिजन ईजिली हो जाता है क्योंकि सारी यूनिट्स को हम परसेंटेज में ही ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट करके शो कर देते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज मेथड क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला और कैसे ये बन रहा है ये आपको आना चाहिए। परसेंटेज मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है, कैसे, कंपेयर करके कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से। ठीक है, कितने परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, ये हमें शो करता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब आते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्लियर है, बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट कैसे करेंगे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। याद रखना, जो भी क्वांटिटी में चेंज आया उसको डिवाइड करोगे ओरिजिनल क्वांटिटी से, जो भी तुम्हारी है उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये तुम्हारा निकल के आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे, चेंज इन प्राइस को डिवाइड करोगे प्राइस से, इनिशियल प्राइस से, इनटू 100, ये आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगी। परसेंटेज देखो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन रहा है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी अपॉन पी। मैथ्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा पता होगा, इसको ऊपर ले जाओगे रिवर्स हो जाएगा, है ना, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू ऐसे ही रहेगा, पी और ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर पी आ जाएगा और चेंज इन पी नीचे आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट बैंड फॉर्मूला, इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं। ये चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो। ये कैसे आई ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा स्लो करोगे तो चीज़ें आराम से भी देख पाओगे।
तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि चेंज इन क्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्यू तो ओरिजिनल वाली हो जाएगी, बट चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा। तो तुम याद रखना, तुम्हें फॉर्मूला वैसे न्यूमेरिकल्स है नहीं, बट अगर दिया जाएगा ना तो हमेशा ऐसे ही दिया जाएगा, क्वांटिटी प्राइस, एक मिनट, प्राइस पहले लिखते हैं क्वांटिटी बाद में लिखते हैं, जब प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, जब प्राइस मान लो तुम्हारा 10 था तो लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 100, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा, यहाँ रुपीज यहाँ यूनिट। और जब प्राइस मान लो गिर गया 5 हो गया तो लोग कितनी डिमांड करने लगे क्वांटिटी, मान लो 200। तो चेंज इन क्यू कैसे निकलता है, चेंज इन क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, चेंज इन क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, जो नई है उसको इनिशियल वाले से माइनस कर दो, मतलब 200 को 100 से माइनस कर दो, आ जाएगा कितना, 100। तो मतलब कि जो भी तुम्हारी नई क्वांटिटी है, ठीक है, उसको तुम्हें इनिशियल क्वांटिटी से माइनस करना होता है, तो तुम्हारा चेंज इन क्यू आएगा। चेंज इन प्राइस भी ऐसे आएगा, जो न्यू प्राइस है उसको आप ओरिजिनल प्राइस से, जो ऊपर वाला प्राइस था इनिशियल प्राइस से, उससे माइनस कर दोगे तो चेंज इन पी आ जाएगा, ठीक है। देखो नेगेटिव में आएगा, अब जैसे प्राइस का आ रहा है 5 - 10 -5, तो क्या माइनस साइन लिखते हैं, नहीं, माइनस साइन नहीं लिखोगे कहीं भी। माइनस साइन डिनोट करता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है तुम्हारा डिमांड और सप्लाई के बीच में, सॉरी, डिमांड और प्राइस के बीच में, नॉट सप्लाई, डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ये शो करता है तुम्हारा माइनस साइन। तो माइनस साइन लगाना नहीं है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हें क्लियरिटी होगी। देखो हमें यहाँ प्राइस दिया है, यहाँ हमें क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, ठीक है। आई गेस मुझे येलो पेन यूज करना चाहिए, ज़्यादा वो तुम्हें दिखेगा। प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांड दिया है। देखो प्राइस कितना है, पहला 50, इनिशियल प्राइस 50 था तो हम 100 क्वांटिटी दे रहे थे, प्राइस 60 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया, तो हमने क्वांटिटी देखी कि वो गिर गई, 70 अब लोग खरीद रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पहला होता है हम इनिशियल प्राइस बोलते हैं या ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं, या ओरिजिनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। और जो ये है ये तुम्हारा लेटेस्ट कह लो, या न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी हम इसको कह सकते हैं। तो फॉर्मूला तुम्हें याद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या था, परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन, एक मिनट, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको सिखाया था सिंपल तरीके से, एक एक करके स्टेप समझ रहे हैं। हमने आपको बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते, क्या फॉर्मूला था, याद करो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का फॉर्मूला, हम इसको यहाँ पे करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का फॉर्मूला था चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, याद है। अब मुझे बताओ चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, तुमने बताया चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, जो भी हमारी फाइनल है उसको हम इनिशियल वाले से माइनस करेंगे, मतलब Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू, तो Q1 कितना है 70 माइनस 100 कितना आएगा -30, बट हम फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं लगाएंगे, इनवर्स रिलेशन है ये होता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, चेंज इन क्यू हमारा 30 आ रहा है, और क्यू हमारा कितना है, इनिशियल क्वांटिटी हमारी 100 है, तो हमने 100 लिखी, इनटू कर दिया हमने 100 से, ठीक है। तो ये टॉक्सिक को ये क्या हो रहा है, सॉरी स्मार्ट राइट लग गया, ठीक है, ये हटाओ इसको। हमने क्या बोला तुमको, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ रहा है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है 30, हमने 30 लिख लिया, परसेंटेज हटा दिया, कैंसिल कर दिया हमने यहीं पे। अब अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन पी, ठीक है, अपॉन पी इंटू 100। चेंज इन पी कैसे निकलेगा, ये प्राइस को ऊपर वाले प्राइस से माइनस करोगे तो 60 - 50 डेट इज 10, ओरिजिनल प्राइस कितना था 50 इंटू 100, ये हमने निकाल लिया, 100 हम ये कैंसिल कर ले रहे हैं, ठीक है, 5 × 5 5 2 ये आ गया तुम्हारा 20। तो चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है 20, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है 30। परसेंटेज की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली है, परसेंटेज हमने कैंसिल कर लिया, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है हमारा 30, और प्राइस कितना है 20। अब इसको रखोगे और डिवाइड करोगे टू 1.5, मतलब कि ये तुम्हारा 1.5 जो है ये आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है मेरी 1.5 है। ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल थी, कुछ नहीं करना था तुम्हें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना था और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, चेंज इन
Q अपॉन Q इंटू 100। चेंज इन Q कैसे निकलेगा, जो भी तुम्हारी फाइनल है उसको इनिशियल वाले से माइनस करो, ठीक है। Q1 माइनस Q किया, हमारा आ गया आंसर 30। हमने क्या किया, सिंपल चेंज इन Q अपॉन Q को 100 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले पोर्शन को कर लिया सॉल्व, हमारा आंसर है 30। सिमिलरली चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला, कैसे, चेंज इन P अपॉन P इंटू 100। चेंज इन P कैसे निकलेगा, जो फाइनल है उसको ओरिजिनल से माइनस करो, P1 माइनस P, ठीक है, वो चेंज इन P आ गया, उसको रखा, डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, ये अभी हमारा कैलकुलेट होके आ गया। दोनों को हमने पुट कर ली, वैल्यू हमारी 1.5 निकल के आ रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन आया था, तुम्हें भी याद है। नेगेटिव साइन शो क्या करता है बेटा, इनवर्स रिलेशन, लगाना कभी नहीं है, इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि प्राइस और डिमांड के बीच में अपोजिट रिलेशन है। ये वैल्यू 1.5 क्या है, 1 से ज्यादा है, हमेशा याद रखना। अगर वैल्यू तुम्हारी 1 से ज्यादा आ रही है तो समझ जाना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब डिमांड इलास्टिक है। अगर 1 आ रही है तो नहीं है, यूनिट मतलब जितना चेंज प्राइस में उतना ही डिमांड में। अगर 1 से कम आ रही है तो याद रखना डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं होगी। तो ये 1 से सिंस ज्यादा है तो हम कहेंगे डिमांड क्या है मेरी, इलास्टिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस सिर्फ 1% से चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड मेरी 1.5% से रिएक्शन शो कर रही है, इसका मतलब डिमांड में इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें न्यूमेरिकल के टर्म में मैंने एक्सप्लेन किया, कि तुम्हें चीज समझ में आए कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर कमोडिटी के लिए सेम नहीं होती है। कुछ गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में बराबर होती है, कुछ में नहीं होती है। तो हमें अब ये डिग्री समझनी है। तो याद रखना कि प्राइस जो है वो चेंज होगा, अ चेंज इन प्राइस में कॉज नो चेंज इन डिमांड। हो सकता है अगर प्राइस बदले तो डिमांड में कोई बदलाव ना आए, जैसे सेविंग ड्रग्स, प्राइस जितना भी बदले लोग लेंगे, डिमांड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। हो सकता है प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में बहुत ही कम चेंज देखने को मिले, या बराबर जितना प्राइस बदला उतना ही डिमांड देखने को बदल गई है, या ज़्यादा चेंज देखने को मिले, मतलब प्राइस में चेंज तो कम % से आया लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा तेज से रिएक्ट कर गई, या बहुत ही इन्फिनाइट चेंज देखने को मिले कि प्राइस में जरा सा भी पॉइंट से भी फर्क आया तो डिमांड एकदम या तो एकदम से अनलिमिटेड हो गई या तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो इनके बेसिस पे हम 5 डिग्री या 5 टाइप्स बनाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो तुम्हें अब एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अभी देखेंगे। नेक्स्ट इज इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब एक एक करके हम इनको सही से समझने वाले हैं, फोकस के साथ समझना। सबसे पहले आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, 0, ये भी तुम्हें याद रखना है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, पूरी तरीके से परफेक्टली तरीके से क्या है डिमांड, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब प्राइस के बदलने से डिमांड में मेरा कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्वांटिटी डिमांड रिमेन कंप्लीटली अनचेंज नो मैटर हाउ मच प्राइस चेंज, मतलब प्राइस कितना भी बदले लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड परफेक्टली क्या है, इन इलास्टिक है। जैसे कि फिगर देखो, प्राइस 50 था तो लोग 4 kg खरीद रहे थे, प्राइस 60 हो गया लोग 4 kg खरीद रहे, प्राइस बढ़ के 70 हो गया लोग अभी भी 4 kg खरीद, मतलब प्राइस कितना भी बढ़ता जाए डिमांड जैसी थी वैसी ही है। तो डायग्राम जब बनाओगे ना तो प्राइस इधर शो करोगे, क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पे शो करोगे। तुम देखो प्राइस हमारा यहाँ था, डिमांड हमारी इतनी, प्राइस हमारा ये हुआ, डिमांड अभी भी थी, प्राइस इतना हुआ, डिमांड अभी भी थी, मतलब प्राइस के बदलने से डिमांड में कोई असर नहीं आ रहा, डिमांड वहीं की वहीं है। इसीलिए इसको हम याद रखना वर्टिकल बनाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये डायग्राम ऐसे बनेगा, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ कांस्टेंट रहती है, डिमांड प्राइस में कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही है, प्राइस का 0 इफेक्ट है डिमांड पे, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 0 आएगी, और जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि वर्टिकल टू वाई एक्सिस बनेगा, प्राइस के बदलाव में चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है, बट डिमांड में उसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, डिमांड जैसी थी वैसी ही है, ठीक है। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला देखा ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में तो देखो यार कोई परसेंटेज चेंज आएगा, मान लो प्राइस में 5% चेंज आ भी गया, लेकिन डिमांड में हम क्या बोल रहे हैं, 0% का चेंज है, इसका मतलब आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी 0 होगी। नेक्स्ट इज इन इलास्टिक डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1।
ठीक है, एक से कम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोल रहे, हम बोले इन इलास्टिक है, इसका मतलब कि लेस इलास्टिसिटी, बहुत ही कम इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं। मतलब प्राइस में चेंज आएगा बट डिमांड उसकी कंपैरेटिव बहुत ही कम रिस्पॉन्स करेगी रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं कि परफेक्टली इन इलास्टिक रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, यहाँ पे करेगी बट बहुत ही कम करेगी। तो इन इलास्टिक डिमांड रिफर्स टू सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में बदलाव ज़्यादा परसेंट से आएगा, लेकिन तुम देखोगे डिमांड में जो बदलाव आएगा वो बहुत ही कम परसेंटेज से देखने को मिलेगा। कंज्यूमर बहुत ही कम रिस्पॉन्सिव होते हैं प्राइस चेंज को लेके। क्वांटिटी डिमांड चेंज बाय स्मॉलर परसेंटेज देन प्राइस, मतलब प्राइस जितने परसेंट से चेंज होगा उससे कम चेंज से तुम्हारा डिमांड रिस्पॉन्स करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखना है, जहाँ पे लेस देन 1 होती है, मोस्टली एसेंशियल एंड नेसेसरी गुड्स में देखने को मिलता है। नेसेसरी गुड्स से लेना ही लेना है यार, प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो हम डिमांड ज़्यादा नहीं बदलेंगे। हो सकता कुछ लोग काट भी दे चीज़ लेना, बट मोस्ट ऑफ द लोग खरीदने ही वाले हैं। ठीक है, जिसे देखो प्राइस 25 था तो लोग 10 kg चीज़ खरीद रहे थे, प्राइस 35 हो गया तो लोग 9 ही खरीदने लग गए। मतलब तुम देख रहे हो बहुत ही कम ही लोग हैं जो पीछे हटे, है ना, बहुत ही कम kg का रिक्वायरमेंट जो है लोगों ने घटाया, अदरवाइज दे आर परचेजिंग, है ना। 10 रुपए के प्राइस बढ़ने के बाद भी एक ही kg से डिमांड हमें कम होती है नजर आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो जब प्लॉट करोगे, ठीक है, ये तुम प्लॉट कर लोगे ऐसे कि जब प्राइस 25 था तो डिमांड कितनी थी 10, तो प्राइस 25 था तो डिमांड मेरी कितनी थी 10। अब प्राइस मेरा 35 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई 9, मतलब डिमांड मेरी इधर शिफ्ट कर गई है ना, प्राइस इधर बढ़ा है लेकिन डिमांड इधर आई है। ये चीज़ आप प्लॉट करके समझ पा रहे हो। फॉल इन डिमांड 10% से है और राइज इन प्राइस 40%। ये कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल है नहीं तुम्हारे, वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मेरा कितना आ रहा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो बताओ मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता है ना, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। अब देखो चेंज इन क्यू कितना है तुम्हारा, चेंज इन क्यू तुम्हारा कितना है 10 और 9, मतलब कि फाइनल को माइनस करोगे इनिशियल से -1 आ रहा है तो हम 1 लिख सकते हैं। क्यू कितना है 10 इंटू 100। तुम देख रहे हो डिमांड सिर्फ 10% से जो है वो फॉल हो रही है। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस का निकाल लेते हैं। प्राइस में चेंज कितना है तो हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। तो चेंज इन पी कितना है, चेंज इन पी 35 माइनस 25 करोगे कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 25 इंटू 100, है ना। इसको करोगे तो कितना आएगा 40%, मतलब कि प्राइस 40% से बढ़ रहा है और डिमांड सिर्फ 10% से गिर रही है। ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। तो इसका मतलब प्राइस तो तुम देख रहे हो 40% से, लेकिन डिमांड सिर्फ 1 गुना ही गिर रही है। तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, लेस इलास्टिक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जितने परसेंटेज चेंज से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है उतने ही परसेंटेज चेंज हमें प्राइस में देखने को मिलता है। मतलब अगर प्राइस 10% से बढ़ता है तो डिमांड भी 10% से गिरती है, प्राइस अगर 10% से गिरता है तो डिमांड भी 10% से बढ़ती है ना। तो यहाँ पे जो चेंज, जितना चेंज प्राइस में देखने को मिल रहा है, जितना परसेंटेज चेंज, उतना ही परसेंटेज चेंज बेटा हमें डिमांड में देखने को मिल रहा है। परसेंटेज चेंज दोनों का सेम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हें यहाँ पे 1 देखने को मिलेगी। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, इस पे आएंगे अभी कि टोटल एक्सपेंडिचर जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो तुम देखोगे जिस भी पॉइंट पे दोनों लोग मिल रहे हैं, मतलब जो रेक्टेंगल बन रहा है वहाँ का एरिया सेम ही होगा, ठीक है। और ये जो कर्व बन के आएगा उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि हर रेक्टेंगल का एरिया सेम होने वाला है। वो एग्जाम्पल दिया कि मान लो मिल्क का प्राइस 20% से बढ़ गया और डिमांड भी 20% से गिर गई, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या देखने को मिलेगी 1। जैसे देखो आप इस तरीके से इसको प्लॉट करोगे, ठीक है। जब प्राइस देखो, जब प्राइस तुम्हारा 10 था तो डिमांड कितनी थी 5 यूनिट। जब प्राइस तुम्हारा गिर के 5 हो गया तो डिमांड कितनी बढ़ गई 10। अब इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, है ना, ये वाली चीज़ कि जब प्राइस क्या कहते हैं 10 था तो डिमांड 5 थी। एक ये रेक्टेंगल बन के तुम्हें दिख रहा है और एक तुम्हें ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि जब प्राइस 5 हो गया तो डिमांड 10 हो गई। अब तुम अगर इनका एरिया कैलकुलेट करो लेंथ एंड ब्रेड्थ से, तो हम कैसे करेंगे, 10 इधर है हमारा इस साइड और 5 इधर, 10 इंटू 5 कितना होगा 50, और इधर देखो 5 इंटू 10 कितना होगा 50। दोनों बार एरिया क्या आ रहा है रेक्टेंगल का सेम आ रहा है 50-50, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे जो खर्चा होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि जब प्राइस 10 था तो हम 5 ले रहे थे तो हमारा खर्चा 50 रुपये आ रहा था। अब प्राइस क्या है
5 हो गया तो हम 10 लेने लगे, अभी भी हम खर्चा 50 का कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे। और यहाँ पे कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर, क्योंकि जो भी रेक्टेंगुलर बन रहे हैं उनके एरिया जो है वो सेम निकल के आने वाले हैं, इसलिए बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। तुम्हें बस ये याद रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, बस इसको बाकी इतना एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में चेंज जो है वो ज़्यादा परसेंटेज से आ रहा है, और डिमांड में जो प्राइस में जो परसेंटेज है वो कम है, और डिमांड ज़्यादा रिएक्शन शो कर रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अपोजिट है तुम्हारा इन इलास्टिक डिमांड के। वहाँ पे क्या था, जितने परसेंटेज से प्राइस बदल रहा था उसके कंपैरेटिव डिमांड कम रिस्पॉन्स कर रही थी, है ना। वहाँ पे 40% से प्राइस बढ़ गया तो डिमांड सिर्फ 10% से गिरी। यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे प्राइस पे चेंज कम आया लेकिन उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो कर देगी। तो रिफर्स टू सिचुएशन जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो ज़्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरेटिव। कंज्यूमर प्राइस चेंज को लेके बहुत ही हाईली रिएक्टिव होंगे। मान लो अगर प्राइस 10% से बढ़ गया तो हो सकता है डिमांड जो है वो 50% से वो गिरा दें, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन शो करेंगे प्राइस के बदलने की वजह से। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हारी यहाँ पे 1 से ग्रेटर होगी, याद रखना। वहाँ 1 से लेस थी, मतलब इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 थी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होने वाली है। लग्जरी गुड्स में तुम्हें देखने को मोस्टली मिलता है ये सारा केस, कि अगर उनका ज़रा सा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है तो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड फ्लक्चुएट करवा देते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। अब जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया गया है जब प्राइस 10 था तो लोग 1000 क्वांटिटी खरीदे। अब प्राइस जरा सा ही तुम देख रहे हो 11 ही हुआ, थोड़ा सा ही बढ़ा नहीं कि लोगों ने डिमांड एकदम गिरा दी, 600 पे आ गए। तो ये क्या है, डिमांड ज़्यादा रिएक्शन शो कर रही है तुम्हारी। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करेंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा कि प्राइस 10% से बढ़ा तो डिमांड मेरी 40% से क्या है, गिर गई। ठीक है, कर्व तुम्हें सब ड्रॉ करने हैं, तुम्हें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। जब प्राइस 10 था तो हम कितना ले रहे थे, 1000 यूनिट खरीदे। जैसे ही प्राइस 11 हुआ नहीं कि हमने एकदम घटा के 1000 से 600 पे आ गए, तो तुम देख रहे हो कि डिमांड 40% से गिर गई लेकिन प्राइस क्या है, सिर्फ 10% से बढ़ा। ये पोर्शन भी तुम्हें दिखा रहा है कि डिमांड में चेंज ज़्यादा आया बट प्राइस में उसकी कंपैरेटिवली चेंज कम था। इसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉज एन इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब कि परफेक्टली है, ये परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है। वो क्या थी, इन इलास्टिक। ये क्या परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जरा सा भी चेंज अगर प्राइस में आता है ना तो ऐसा नहीं है डिमांड बिल्कुल रिएक्शन नहीं शो करेगी, इन इलास्टिक की तरह रिएक्शन शो करेगी, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का रिएक्शन शो करने वाली है। ठीक है, इवन इस बहुत ही छोटा सा चेंज भी आएगा ना तो इन्फिनाइट चेंज हमें देखने को मिलेगा क्वांटिटी डिमांड में। मतलब 2 रुपए की सामान थी, अगर वो 2.1 की हो गई ना, जिससे पॉसिबल नहीं है बट मान लो 2.1 की हो गई ना तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, जाओ। ऐसा वाला चीज़ है। तो तुम्हें क्या लगता है रियल लाइफ में ऐसा एग्जिस्ट होता है क्या, कि अगर कोई भी किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपए से भी बढ़ जाएगा तो लोग कोई ऐसी चीज़ है जो लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, या 1 रुपए से भी जरा सा भी गिर जाएगा तो लोग अनलिमिटेड डिमांड करने लग जाएंगे? नहीं है ऐसा कोई केस। इसीलिए हम बोलते हैं ना ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, तुम रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूस डिमांड टू 0। जरा सा भी प्राइस बढ़ाने के लोग कहते हैं हम खरीदेंगे ही नहीं, वो वाला केस है यहाँ पे। या फिर अगर प्राइस जरा सा भी गिर गया तो लोग बोलते हैं हम अनलिमिटेड खरीदेंगे। तो रेयरली एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, ऐसा सिचुएशन नहीं होता, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्राइस मार्केट में फिक्स रहता है इसीलिए क्योंकि लोग प्राइस जरा सा गिराते हैं तो जानते हैं कि डिमांड ही अनलिमिटेड हो जाएगी, बढ़ा देंगे तो एकदम गिर ही जाएगी। तो लोग कहते हैं कि प्राइस हम क्या करेंगे, फिक्स ही रखेंगे, ना कम ना ज़्यादा। ऐसा सिचुएशन में लोग यही मान के चलते हैं हमें ऐसा ही करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। क्वांटिटी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करिए अगर प्राइस ज़रा सा भी चेंज, मतलब प्राइस अगर जरा सा भी होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, 0 हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है। तो प्राइस के बदलने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, प्राइस अगर 0 हो गया तो डिमांड अनलिमिटेड हो जाएगी, ऐसा केस है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कहेंगे इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है। डिमांड कब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है। आप कर्व देखना ऐसे बना के आओगे, जो भी लाइन बनाओगे कर्व बनाओगे वो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेटी हुई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि
प्राइस सेम ही रखते हैं इस तरीके की सिचुएशन, क्योंकि अगर जरा सा भी प्राइस ऊपर नीचे किया तो डिमांड हमारी क्या है, सट से 0 पे आ जाएगी या बहुत ही इन्फिनाइट हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या है, अफेक्ट करते हैं। अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा कि क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक क्या है, इन इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। अब हम पढ़ने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है वो डायरेक्टली बताएगी कि डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक है। जैसे नेसेसिटीज हैं, जो चीज़ ज़रूरत है, चाहिए चाहिए, फूड ग्रेन, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, सॉल्ट, ये सब मतलब तुम्हें चाहिए चाहिए, तो इनकी डिमांड क्या होती है, जनरली इन इलास्टिक होती है। चाहे जितना भी प्राइस हो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो डिमांड में उतना कोई फर्क नहीं देखने को मिलता, तो ये इन इलास्टिक होती है। लग्जरी गुड जैसे ज्वेलरी, एक्सपेंसिव क्लोथ, टीवी, स्क्रीन, ये सारी चीज़ें की डिमांड जनरली क्या होती है, इलास्टिक। ज़रा सा भी प्राइस में हम देखते हैं फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो हम डिमांड को या तो बढ़ाते हैं या घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर टीवी बहुत महंगी हुई तो लोग सोचते हैं बाद में खरीद लेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, तो दे कैन चेंज द डिमांड वेरी इजली, तो इन केसेस में ये इलास्टिक होती है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट। क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल है या नहीं वो भी बताएंगे डिमांड इलास्टिक है या नहीं। ऐसे गुड्स जिनके क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल है, तुम खुद बताओ उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि हम वो नहीं खरीदेंगे, हम कुछ और ले लेंगे। लाइक टी एंड कॉफ़ी सब्सिट्यूट है, टी के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे, तो दे कैन चेंज द डिमांड ईजिली प्राइस के बदलने की वजह से, तो इलास्टिक है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके सब्सिट्यूट नहीं है, उनका आप वही यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए वो बने हुए हैं, तो उन केस में सिर्फ उनके लिमिटेड यूज़ हैं, तो और आप कोई और ऑल्टरनेटिव्स की जगह यूज़ नहीं कर सकते हो, तो प्राइस भी जितना भी हो जाए भाई तुम्हें वो लेनी ही पड़ेगी, तो डिमांड इन इलास्टिक होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूजेस। कितने यूज है कमोडिटी के वो भी बताएगा डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। जैसे मिल्क, बहुत सारे यूजेस है, क्रीम बना लो, आइसक्रीम बना लो, है ना, मिल्क केक बना लो, चाय बना लो, टी बना लो, कॉफ़ी बना लो, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, टी कॉफ़ी एक ही होगी, चाय एक ही होगी। तो सिंस बहुत सारे यूजेस हैं तो हम क्या कहते हैं, 2-3 यूजेस काट देते हैं कि नहीं यहाँ यार यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ चाय बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो हम उसकी डिमांड कम कर सकते हैं, इलास्टिक हो सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी लिमिटेड यूज़ है, ज़्यादा आप उसके यूज़ ही नहीं, जैसे चूड़ी आप पहनने के लिए यूज़ करो, उसका और का यूज़ है ही नहीं, तो उस केस में तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तो डिमांड क्या होगी वहाँ पे, इन इलास्टिक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। अगर तुम परचेज पोस्टपोन कर सकते हो तो डिमांड इलास्टिक है ना, प्राइस के बदलने की वजह से तुमने अपनी डिमांड गिरा दो, पोस्टपोन कर देंगे। और कोई चीज़ ऐसी है जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेनी ही पड़ेगी, रिक्वायर्ड ही है अर्जेंटली, तो वो इन इलास्टिक होने वाली। जैसे मेडिसिन नहीं लोगे मर जाओगे, तो करनी पड़ेगी चाहे जितना भी प्राइस हो। प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है वो भी बताएगा कि डिमांड इलास्टिक है इनलास्टिक। जैसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैच स्टेक, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो लोग इनकी डिमांड नहीं गिराते, भले इनका थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी जाए। और कोई ऐसी चीज़ है जिसका तुम्हारा बहुत ही लार्ज शेयर जाता है इनकम का, तो जनरली डिमांड इलास्टिक होती है, लोग पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे हाउस रेंट, एक्सपेंसिव क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़्यादा इनकम जाएगी हमारी इसको खरीदने के लिए, तो अगर ज़्यादा प्राइस है तो हम सोचते बाद में ले लेंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैच स्टिक, पेन 5 का था 6 का हो गया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज हैबिट्स, आदतें। हैबिट फॉर्मिंग गुड जनरली हैव इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कोई ड्रग एडिक्टेड है, सिगरेट पीता है, तो भाई चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए तुम उसको देखोगे पीते हुए, तो उनके केस में क्या है, डिमांड इन इलास्टिक, क्योंकि हैबिट पड़ी हुई है ना, क्योंकि वो एडिक्टेड है उस चीज़ को लेके। टाइम पीरियड भी बताएगा डिमांड इलास्टिक है या नहीं। अगर शॉर्ट पीरियड है तो जनरली तुम देखोगे डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। ठीक है, अगर शॉर्ट पीरियड है तो जनरली आप देखेंगे डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक, क्योंकि कंज्यूमर अपनी हैबिट जल्दी चेंज नहीं कर सकता। मतलब पेट्रोल के प्राइस अभी रिसेंटली जल्दी बढ़ गए, तो लोगों के पास शॉर्ट पीरियड एकदम से बढ़ गया है, जल्दी हो गया है, इतना समय नहीं है कि हम साइकिल पे स्विच कर जाएं या हम पैदल चलने लग जाएं, वो हैबिट बदलने में भी समय लगेगा। बट मान लो अगर ईवी का चलन है, वो आने वाले सालों में आने वाला हमें पता है और लंबे समय है हमारे पास, तो हम उसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं और उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं, क्योंकि समय है। तो उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी कि हम इस समय है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं एज पर द टाइम। बट शॉर्ट पीरियड है तो हम जल्दी डिमांड चेंज नहीं कर सकते, भले प्राइस कितना भी जा रहा हो, है ना, इसलिए।
नेक्स्ट इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल भी इलास्टिसिटी को इफेक्ट करता है। अगर बहुत ही एक्सपेंसिव गुड्स हैं तो डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि बायर्स जो होते हैं बहुत ही लेस सेंसिटिव होते हैं उस केस में। मतलब जैसे अगर डायमंड्स है, प्लैटिनम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लोगों को पता है कि अगर ज़रा सभी प्राइस ऊपर नीचे होता है तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, महंगाई मिलता ही है, तो वो खरीद लेंगे, तो उनकी डिमांड ज़्यादा फ़र्क तुम्हें नहीं दिखेगी कि चेंज हो रही है। बहुत ही चीप गुड्स हैं तो उसमें भी तुम देखोगे डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि सस्ता होता है, लोग सोचते खरीद लो क्या ही दिक्कत है, कि 1-2 रुपये ज़्यादा बढ़ गया तो भी। लेकिन जो मिडिल प्राइस गुड्स होते हैं जनरली वो इलास्टिक्स होते हैं, जैसे कपड़े हो गए, ये सब क्या है, जनरली इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। प्राइस अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि हम पोस्टपोन कर लेते हैं या ले लेते हैं ज़्यादा अगर गिर गया तो। नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जब दो गुड्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं तो एक गुड्स की डिमांड जो है वो दूसरे पे डिपेंड करती है। तो अगर एक डिमांड जो है वो दूसरे पे डिपेंड करती है, तो अगर एक गुड्स की डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो दूसरे की भी इलास्टिक होगी। एक की डिमांड इन इलास्टिक है, दूसरे की भी इलास्टिक होगी। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, मान लो चेंज नहीं कर सकते, हमें लेना ही पड़ेगा चाहे जितने दाम चाहे, तो फिर कार भी लेनी ही है ना, बिना कार के पेट्रोल का काम क्या। या कार है तुम्हारे पास, मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कार यूज़ करो तो फिर भाई पेट्रोल भी आप यूज़ करोगे, तो डिमांड क्या है उसकी, अगर इनलास्टिक है तो उसकी भी इनलास्टिक हो जाएगी। तो जब एक साथ यूज़ होते हैं तो एक गुड्स की डिमांड दूसरे पे डिपेंड करती है। इफ डिमांड फॉर वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज इन इलास्टिक, दूसरे की भी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक ही होगी। अगर प्रिंटर है तो इंक खरीदना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हमने ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी टाइप्स थे। अभी तुमने जितना जो टाइप पढ़ा ना वो तुमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड में कितना परसेंटेज से चेंज आ रहा है जब उसके प्राइस में चेंज आ रहा है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमें पढ़ना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तुम्हें भी पता है जब लोगों की इनकम बढ़ती है या घटती है तो उससे डिमांड पे असर आता है कि नहीं आता है। हाँ मैम आता है। जब इनकम बढ़ती है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जब इनकम गिरती है तो लोग कम डिमांड करते हैं। उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मतलब कितनी डिग्री से क्वांटिटी डिमांड बदल रही है ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्राइस की वजह से भी बदलती है डिमांड, और अभी जो हम देखने वाले क्रॉस इलास्टिसिटी रिलेटेड गुड्स की प्राइस की वजह से भी बदल रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स बदलती है। तो हम मान के चलते कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट। हम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम में देखने चाह रहे हैं कि कितनी इनकम में चेंज आने की वजह से कितनी डिग्री से मेरी डिमांड में चेंज आता है। वो क्वांटिटी क्या होने वाली, वो डिग्री क्या होने वाली है, कितने रिएक्शन शो करने वाली है, वो हम मेजर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वही रखेंगे, बस यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम होगा प्राइस की जगह, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वही रहेगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम हो जाएगा बस, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई अपॉन वाई। इनकम को हम वाई से डिनोट करेंगे, तो चेंज इन वाई अपॉन वाई। चेंज इन वाई कैसे निकालेंगे, जो फाइनल इनकम है उसको इनिशियल इनकम से माइनस कर लोगे, चेंज इन वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम, ठीक है। वही है ई वाई क्या है, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड। क्यू चेंज इन क्यू क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यू क्या ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन इनकम एंड ओरिजिनल इनकम, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि कितनी डिग्री से मेरी क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स कर रही है ड्यू टू चेंज इन दी इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम का कनेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो अगर इनकम इंक्रीज होती है और डिमांड भी इंक्रीज होती है तो हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है, और डिमांड भी बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ती है लेकिन डिमांड गिर जाती है तो हम क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, नेगेटिव है। अगर इनकम बदले लेकिन डिमांड में कोई फर्क ना है, इनकम बदल गई लेकिन डिमांड वही की वही है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी में कोई है ही नहीं, मतलब इनकम इलास्टिसिटी जीरो है। एक एक करके देखते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या कहता है, ये कहता है कि डिमांड इंक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है, और डिमांड डिक्रीज होती है जब इनकम डिक्रीज होती है। जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ी तो तुम ज़्यादा डिमांड करोगे, जैसे तुम्हारी इनकम गिरी तो तुम डिमांड क्या है, कम करो। मतलब रिलेशन क्या है, आपस में पॉजिटिव है, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ई वाई यहाँ पे क्या होगा, ई वाई तुम्हारे यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा, याद रखना। जैसे ब्रांडेड क्लोथ, बेटर क्वालिटी फूड, प्रीमियम प्रोडक्ट, ज़्यादा पैसा कमाओगे ज़्यादा चीज़ें सब खरीदोगे, कम कमाओगे तो कम खरीदोगे, तो पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। डिमांड डिक्रीज करेगी जब इनकम इंक्रीज करेगी। डिमांड क्या है, डिमांड गिर रही है जब इनकम बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है जब इनकम गिर रही है।
ठीक है, ये कब होता है? कोरस ग्रेन, लोकल सब्स्टिट्यूट, इन्फीरियर गुड्स में। अब जो मोटा अनाज ये सब इन्फीरियर क्वालिटी की चीजें खरीद रहे थे, अब तुम ज्यादा पैसा कमाओगे तो क्या पुअर क्वालिटी की चीज खरीदोगे? नहीं, तो उसकी डिमांड क्या है? गिरेगी जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम गिरेगी तो तुम ऑब्वियस उसको खरीदोगे। तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ईवाई यहाँ पे लेस देन 0 होगा। जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या है? ईवाई इज इक्वल टू 0, जहां पे डिमांड अनचेंज रहेगी, इनकम चाहे जितनी भी बदल जाए। जैसे कि सॉल्ट, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम ऐसे मान लो तुम्हारे घर में एक महीने में सॉल्ट 2 kg लग रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम भाई ज़्यादा इनकम कमाओगे तो तुम कहोगे हम 100 kg अब सॉल्ट खाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। या हम पहले एक दवा ले रहे थे एक दिन में, तो अब हम 100 दवा लेंगे, हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। और भाई इनकम बढ़ने से ये चीज़ पे कोई फर्क नहीं आ रहा, जो जितना ले रहे थे उतना ही लोगे, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी व्हाइल एट द फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तुम्हें पता है ना, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े हैं हमने। यहाँ पे क्या होता है कि यार जब एक गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से जब दूसरे गुड्स के डिमांड पे असर आएगा, उसका क्या रिस्पॉन्स है वो हम देखने वाले हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड मेजर करेगा डिमांड फॉर वन कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिमांड को समझेगा जब दूसरे जो उसके रिलेटेड कमोडिटी है उसके प्राइस में जब चेंज आ रहा है, तो उसके वजह से उसकी डिमांड में, जैसे मेरी कमोडिटी की डिमांड में क्या फर्क आ रहा है, जब उसके सब्स्टिट्यूट या उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में फर्क आ रहा है उस वजह से। तो ये कौन समझेगा? ये समझेगा मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हाइल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y। परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी डिमांड ऑफ x। क्या देखना कि डिमांड किसकी देख रहे हैं? कमोडिटी x की। कब? जब उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में फर्क आ रहा है तब। तो परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी डिमांड of commodity x divided by percentage change in price of commodity y। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? चेंज इन qx अपॉन qx डिवाइडेड बाय चेंज इन py अपॉन py। कमोडिटी डिमांड हम देखेंगे अपनी कमोडिटी की, उसका रिलेशन जोड़ेंगे प्राइस ऑफ उसका जो रिलेटेड कमोडिटी है उसके साथ। ठीक है, ये इसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि कौन क्या क्या है। इसमें कितनी है? पहला है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी अकर इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। ठीक, बोल रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट आल्सो इंक्रीज। जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी क्या है? बढ़ जाती है। जैसे टी एंड कॉफी, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड गिरेगी, तो लोग क्या करेंगे? टी में स्विच करेंगे, तो टी की डिमांड क्या है? बढ़ जाएगी। तो कॉफी के प्राइस के बढ़ने की वजह से टी की डिमांड क्या है? वो बढ़ रही है। और वही बोला कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है? टी। डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट ऑल्सो इंक्रीज, मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है। एक का प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे उसके रिलेटेड कमोडिटी की उसके प्राइस बढ़ने की वजह से क्या है? डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने की वजह से जब उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कॉफी की डिमांड गिराएंगे, जब कॉफी की डिमांड गिराएंगे तो वो टी पे स्विच करेंगे और टी की डिमांड क्या है? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ये तब होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या? जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते। अगर तुम्हें पेन यूज करना है तो इंक यूज करनी पड़ेगी, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। When price of one commodity increase, demand for the related commodity decrease। जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके जो कनेक्शन में रिलेटेड कमोडिटी है उसकी डिमांड गिर जाती है। जैसे कि अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो मिल्क की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो क्या है? चीनी। मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग मिल्क की डिमांड कम करेंगे। जब मिल्क ही नहीं खरीदेंगे तो भाई चीनी क्यों खरीदेंगे? तो मिल्क का प्राइस बढ़ने की वजह से शुगर की डिमांड क्या है? गिर गई। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन दिख रहा है प्राइस और डिमांड के केस में, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ये तब होता है जब दोनों गुड्स आपस में क्या है? अनरिलेटेड है, कोई कनेक्शन ही नहीं है।
A change in price of one commodity has no effect on the price of on the demand of other commodity. एक commodity के प्राइस के बदलने की वजह से दूसरे commodity के डिमांड पे कोई असर नहीं आ रहा है. जैसे कि प्राइस ऑफ क्लोथ अगर बदले तो मिल्क की डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा. भाई कपड़े और दूध का क्या कनेक्शन? अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा तो ऐसा क्यों है कि कपड़ों का डिमांड गिरेगा? नहीं, उस पर कोई फर्क ही नहीं आएगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में. तो इसे बोलेंगे जीरो इलास्टिसिटी ऑफ, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये ना हमने यहाँ पे देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सारे ग्राफ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, सारी थियोरी को एक बार खुद से गो थ्रू करना है ताकि तुम इसको अंडरस्टैंड कर पाओ प्रॉपरली. वीडियो को 1-2 बार और देखना. ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे तुम इसको अच्छे से समझते जाओगे. ठीक है, स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना. अगर व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना. मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे. और नोट्स के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.